नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दो लड़के खटकने लगे हैं। दो लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और लोकसभा चुनाव नतीजे में यूपी की तस्वीर बदलने वाले ये दो नाम अब विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन सीटों के नतीजे यूपी विधानसभा के साथ साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के विधानसभा चुनावों पर भी असर दिखा सकते हैं। विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी हर मुमकिन तैयारी में जुटी है, लेकिन इंडिया गठबंधन का चैलेंज यहां भी चुनाव, यूपी उपचुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी विधानसभा चुनावों की है। 2024 में यूं तो देश के 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन लोकसभा नतीजों की करवट ने यूपी के विधानसभा उपचुनाव को सबसे ज्यादा रोचक बना दिया है। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे प्रमुख राज्यों के नतीजों पर असर डालने की ताकत रखते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन इन चुनाव के नतीजे ने बीजेपी को जो जख्म दिया उसे भरने में काफी वक्त लग जाएगा। वहीं अखिलेश यादव को भी बीजेपी के खिलाफ जीत का स्वाद चखने में 12 साल और 4 चुनाव लग गए, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की भारी जीत ने अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को बेहद उत्साहित रखा हुआ है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और उनका इंडिया गठबंधन मजबूती से ताल ठोकेगा और ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही ये आने वाले उपचुनाव नाक का सवाल बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। यूपी में बीजेपी गठबंधन सिर्फ 36 सीटें जीत पाई। उनके समापन के भाषण के लिए तो वहीं सपा और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा कर लिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य के लिए बेहद जरूरी, क्योंकि अगर इन सीटों पर बीजेपी चुनाव हार जाती तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव अपनी लोकसभा की जीत के मोमेंटम को इस उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए जीवन मरण का चुनाव होने वाला है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने जीत दर्ज की और अब उपचुनाव के नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। 14 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, बड़ी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद उन्हीं विषयों को लेकर कोर कमेटी में चर्चा हुई है। उपचुनावों को लेकर भी हमने संगठन की दृष्टि से जो संगठनात्मक काम है अपने बूथ के, सेक्टर के, मंडल के, उनकी हमने तैयारी पूरी की है। हमारी तैयारी पूरी है। हमारा एक कार्यकर्ता आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों की तैयारी में जुट गए और 2027 को लेकर उनकी अपील पर सहयोग के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी तैयार हो गए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बीजेपी को ललकार रहे। अखिलेश यादव का दावा है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए और इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी का सफाया कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वहां 2022 में भी समाजवादी पार्टी और एनडीए का मुकाबला बराबरी का था। 2022 में उपचुनाव की 10 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, तो वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी।
एक सीट पर निषाद पार्टी और एक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल की जीत हुई थी। जून में लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कई विधायक सांसद निर्वाचित हुए थे। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधायक शामिल हैं। सांसद बनने के बाद इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कानपुर नगर की सीसामऊ सीट 2022 में यहां से जीते सपा के इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने से खाली हो गई। बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल के जीतने के बाद फूलपुर विधानसभा सीट खाली हुई है। अलीगढ़ के खैर सीट बीजेपी विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद खाली हुई। गाजियाबाद सदर से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद लोकसभा सीट जीती है। मझवा से निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने बीजेपी के टिकट से भदोही लोकसभा सीट जीती है। मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए, जिससे मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद बने। करहल से विधायक अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे। कटिहारी से समाजवादी विधायक लालजी वर्मा ने अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। कुंदरकी के विधायक जयउर रहमान बर्क ने संभल से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली। अब हर हाल में विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी बड़ी मौजूदगी दर्ज करके भाजपा मनोबल की लड़ाई जीतना चाहेगी। लेकिन यूपी के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलेगी। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे। अखिलेश यादव अपने भतीजे तेज प्रताप को लड़ाने की तैयारी में हैं। मिल्कीपुर, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे। समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को चुनाव लड़ा सकती। सीसामऊ, कानपुर की सीसामऊ सीट एसपी के सजा याफ्ता इरफान सोलंकी का गढ़ है। एसपी इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है। इरफान के परिवार से सहानुभूति बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती। कुनरकी, मुस्लिम बहुल होने की वजह से समाजवादी पार्टी का गढ़। जियाउर रहमान बर्क यहां से विधायक थे। 60% मुस्लिम वोट वाली सीट पर बीजेपी के लिए जीतना बेहद मुश्किल। कटहरी, एसपी के विधायक लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद बने। 2019 चुनाव में लालजी वर्मा बीएसपी के सीनियर लीडर थे। लालजी वर्मा बेटी छाया वर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते। मीरापुर, 2022 में आरएलडी एसपी गठबंधन से चंदन चौहान विधायक थे। 2024 में बीजेपी आरएलडी गठबंधन से चंदन चौहान सांसद बने। मुस्लिम बहुल होने की वजह से सीट बीजेपी के लिए आसान नहीं। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने करहल, मिल्कीपुर, कटिहारी और कुंदर की सीतामऊ की सीट पर जीत का परचम लहराया था, जबकि बीजेपी का गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर कब्जा है। वही मझवा सीट निषाद पार्टी और मीरापुर सीट आरएलडी ने जीती थी। हालांकि इस बार कांग्रेस भी 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जिस पर फैसला होना अभी बाकी है। यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों का असर 2027 यूपी विधानसभा पर ही नहीं दिखेगा, बल्कि इस साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इंडिया गठबंधन के समीकरण भले ही अलग हों, लेकिन विपक्षी एकता हर राज्य में बीजेपी को कहीं न कहीं परेशान जरूर करेगी। लोकसभा चुनाव नतीजों में महाराष्ट्र से भी इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई थी, लेकिन विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को झटका दिया। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। महायुति में बीजेपी के 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने 2-2 उम्मीदवार उतारे थे। महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। महायुति के तो सभी 9 उम्मीदवार जीत गए, लेकिन महाविकास अघाड़ी के 2 ही उम्मीदवार जीत पाए। बीजेपी के सभी 5, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना के 2 और डिप्टी सीएम अजित पवार के एनसीपी के भी दोनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। चंद दिनों पहले मुंबई पहुंची ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अखिलेश से मिलकर ममता ने विधानसभा चुनावों की तैयारी को नई धार दे दी। ममता के साथ मुलाकात को उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भले ही पारिवारिक और औपचारिक भेंट बताया,
लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी महाविकास अघाड़ी के साथ है। और चुनाव में ममता इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रचार में भी उतर सकती हैं। खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा। इलेक्शन का टाइम में हम जरूर आएंगे, हम उद्धव जी के लिए कैंपेन करेंगे। ये हमारी पारिवारिक मुलाकात थी। कृपा कर इसमें राजनीति ज्यादा मत रहिए। हम जो हमें कहना होता है हम खुलेआम कहते हैं, कहने के लिए कुछ हम डरते नहीं है। और जहाँ जो कुछ कहना है मैं और दीदी हम कहते हैं और कहेंगे, उसमें कुछ डरेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा सा बात समझिए कि पारिवारिक मुलाकात है, जिसमें कृपा कर राजनीति ज्यादा मत रहिए। अंदर जो चर्चा हुई थी दीदी और पवार साहब का और ताई का भी फैमिली रिलेशन है, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, रिस्पेक्ट भी है। अभी महाराष्ट्र में वो जब आती है और ख़ास करके बम्बई में, और वहाँ पे अगर पवार साहब होते हैं तो डेफिनेटली वो दीदी साहब को मिलने आती है, तो इसीलिए वो आई थी। उन्होंने साहब से भी चर्चा की, काकी से भी की, ताई से भी की, और हमारे साथ भी फैमिली चर्चा उन्होंने की। बाकी कुछ वहाँ पे चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र में ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की एक बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली कामयाबी। यूपी में समाजवादी कांग्रेस गठबंधन में पीडीए की बड़ी भूमिका रही। महाराष्ट्र में भी पीडीए फैक्टर निर्णायक भूमिका न सही, लेकिन अपना प्रभाव तो दिखा ही सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 6 से 7 लाख यादव वोटर हैं और आसपास के इलाकों को मिला दें तो ये संख्या डबल यानी करीब 13 लाख पहुंच जाती। और वैसे ही 40 लाख से ज्यादा मुसलमान भी हैं जो पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। जिस तरह से यूपी में अखिलेश यादव पीडीए का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराने में सफल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी विपक्षी नेताओं को ऐसी अपेक्षा होगी। और ये ऐसा वोट बैंक है जिस पर अखिलेश यादव और लालू यादव के साथ साथ मुस्लिम वोटों के मामले में ममता बनर्जी की भूमिका भी असरदार हो सकती है। विधानसभा के लिहाज से महाराष्ट्र की बात करें तो विधानसभा के लिहाज से राज्य को 5 भागों में बांटा जाता है। मराठवाड़ा, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र। मराठवाड़ा 2019 के विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की। लोकसभा में इस बार बीजेपी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहां मराठा आंदोलन ने बीजेपी और शिवसेना का अच्छा खासा नुकसान किया। इस बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल मैदान में उतरे और उन्होंने धमकाया है कि अगर मराठा समाज को ओबीसी कोटे में शामिल नहीं किया गया तो वो बीजेपी शिवसेना को नुकसान करेंगे। कोंकण में 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी की अच्छी सीट आई, लेकिन उद्धव की पार्टी में टूट के बाद इस बार बीजेपी शिवसेना ने रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर और ठाणे जैसे लगभग सभी सीटों पर कब्जा किया था। कोंकण में ही आने वाले मुंबई की 6 में से 3 सीट उद्धव ने जीती थी। इस बार कोंकण में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी जीत के लिए सारी कोशिशें करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है और बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद यहीं से है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और विपक्ष का स्ट्राइक रेट 50-50% का है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपना दबदबा कायम करना चाहती है। उत्तर महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से की ताकत है, बीजेपी जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने साथ ले सकती है। विदर्भ कभी कांग्रेस का गढ़ रहे इस क्षेत्र में 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में विदर्भ में कम सीट आने से बीजेपी को अकेले सत्ता में जाने का सपना टूट गया। लोकसभा 2024 के नतीजों में भी बीजेपी को फायदा नहीं हुआ और विदर्भ में कांग्रेस मजबूती से उभरी। पश्चिम महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट होने के साथ राजनीति में सबसे ताकतवर जिला, जहां शरद पवार की एनसीपी और बीजेपी की सीधी टक्कर हमेशा होती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी शरद यहां से उभरी। इस बार पश्चिम महाराष्ट्र पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हर कोई ताकत लगाएगा। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नतीजे चाहे जो रहे, लेकिन महाराष्ट्र की हर पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में उसी का डंका बजेगा और विधानसभा में लोकसभा चुनाव से हटकर परिणाम आएंगे। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में महायुति की सरकार आने वाली है, क्योंकि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे।
हमारे और महाविकास आघाड़ी के बीच में सिर्फ 31 सीट का अंतर है और वो हम इजीली कवर करेंगे। लगभग 200 विधायक आज के दिन पे हमारे पास है और सब महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार का एनसीपी साथ में मिलकर हम बहुत ताकत से लड़ेंगे। लोकसभा का जो मुद्दा है वो अलग है, विधानसभा का जो मुद्दा है वो एकदम ही अलग है और यहाँ पर लोकल इश्यूज है और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ही सरकार आने वाला है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने मिलकर पार्टियों को तोड़ा, एक चलती सरकार को गिराया, आज मराठा आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है, ओबीसी आरक्षण पर कोई सहूलियत नहीं है। इनके सबसे बड़े नेता जिनके नाम पर केंद्र में सरकार बनती थी किसी समय, नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने एक प्रकार से नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी से बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास है नहीं। अगर महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर केवल 17 सीट आती है तो महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में जब 288 में से 200 से ज़्यादा सीटें महाविकास जीतेगी तो महायुति के पास कम सीटें बचेंगी। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी 200 से ज़्यादा सीटों को पार करेगी और एक अच्छी खासी स्वस्थ सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी। ये सही है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने महायुति की हार हुई है। इस तरह से उनका मनोबल भी डाउन है और आगामी विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो महिलाओं के खाते में 1500 रुपये देने की जो घोषणा की है मध्य प्रदेश पैटर्न पर, पिछला चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने इसी योजना के बल पर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इसी पैटर्न पर महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत की है। इसका कितना चुनाव में लाभ होगा ये तो आज नहीं कह सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव होने में भी 2 से 3 महीने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से ही विधानसभा में चुनाव या परिणाम आएंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता। हरियाणा में भी विधानसभा पर कब्जे की तैयारी तेज हो गई। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे। अब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी सहित अन्य सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी। ऐसे में 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिश में है। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के पास 5-5 लोकसभा सीटें, लेकिन यूपी की तरह हरियाणा में भी बीजेपी को कास्ट पॉलिटिक्स ने नुकसान पहुंचाया। किसान आंदोलन के चलते भी हरियाणा में बीजेपी को नुकसान हुआ और विपक्ष ने अग्निवीर मुद्दे को उछालकर भी बीजेपी को बैकफुट पर धकेला। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना था और बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को खूब भुनाया था और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी नुकसान हुआ और पार्टी 5 ही सीटें जीत पाई। ऐसे में अब हरियाणा बीजेपी पिछड़े और दलित वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में बीजेपी गैर जाट वोटर्स पर फोकस कर रही, अलग अलग इलाकों को अलग अलग नेताओं के जरिए साधने का प्रयास कर रही। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सैनी समाज से आने वाले नायब सिंह को सीएम बनाया। वहीं ब्राह्मण चेहरा मोहनलाल बड़ोली को हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात समेत 24 जिलों की ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। 16 जुलाई को महेंद्रगढ़ में आयोजित ओबीसी सम्मान रैली के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओबीसी समाज को साधने की पूरी कोशिश की। गृह मंत्री ने रैली के मंच से ओबीसी के लिए 3 बड़ी घोषणाएं कर दी। अमित शाह ने हरियाणा में ओबीसी आरक्षण में लगाई गई क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख करने की घोषणा की। इसमें तनख्वाह और कृषि आय भी नहीं गिनी जाएगी। पंचायतों में ओबीसी ग्रुप ए में 8% आरक्षण था, अब ओबीसी ग्रुप बी के लिए भी पंचायतों में 5% का आरक्षण मिलेगा। पंचायतों के साथ साथ नगर परिषद में भी ओबीसी ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण का ऐलान अमित शाह ने किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन तीनों घोषणाओं से संबंधित नोटिफिकेशन की कॉपी भी हाथों हाथ मंच पर ही मुहैया करवा दी। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी
और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा।